यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। निखिल धवन के ऑफिस में निखिल धवन अपने टेबल पर बैठा कुछ काम कर रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने अपना फोन उठाया तो दूसरी तरफ से अंकित की आवाज आई। अंकित ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर निखिल धवन मुस्कुराया और बोला, मैनेजर को बोलो कि मुझे फोन करें। यह सुनकर अंकित ने फोन काट दिया। थोड़ी ही देर में निखिल धवन का फोन दोबारा से बजने लगा। उसने अपने फोन में देखा, स्क्रीन को देखा और फोन उठा लिया। फोन उठाकर उसने कुछ देर बात की। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, आपका काम हो जाएगा सर। यह सुनकर निखिल धवन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा इनाम भी तुम तक पहुंच जाएगा। और यह कहते हुए उसने फोन रख दिया और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर किया है जिससे उसे अंदर ही अंदर बहुत खुशी मिल रही थी। शालिनी अपने घर में गुस्से से इधर से उधर चक्कर लगा रही थी कि तभी उसके घर की बेल बजी। ऐसा लग रहा था जैसे शालिनी किसी का इंतजार कर रही है। उसने भागकर जाकर दरवाजा खोला तो सामने राघव खड़ा था। वो उसी का तो इंतजार कर रही थी। वो जल्दी से दरवाजे पर से हटी और उसने राघव को अंदर आने दिया। राघव जैसे ही अंदर आया, शालिनी ने उस पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। उसने चिल्लाते हुए कहा, कैसे पागल आदमी पाल रखे हैं तुमने, एक लड़की तक को नहीं संभाल पाए। यह सुनकर राघव को याद आया कि उसके आदमियों ने उसे बताया था कि किसी ने उनकी इतनी बुरी हालत की है कि वह अब कई दिनों तक उठने की हालत में नहीं है। यह याद करते हुए राघव बोला, बेबी तुम्हारे लिए क्या, मैं इस दिल्ली की सारी लड़कियों को गायब कर सकता हूं, लेकिन जिस लड़की के बारे में तुमने कहा था उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। यह सुनकर शालिनी ने राघव को घूर कर देखा और बोली, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कहना चाहती हो तुम? अगर तुमसे और तुम्हारे निकम्मे आदमियों से यह काम नहीं हो पाया तो बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। साफ साफ बोल दो कि तुम यह नहीं कर सकते। यह सुनकर राघव आगे आया और उसने गुस्से से भरी शालिनी को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर अपने होंठ रखते हुए धीरे से उसके होठों को अपने दांतों से काट लिया। शालिनी एक झटके के साथ उससे अलग हुई और गुस्से से बोली, क्या है ये, क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? राघव ने मुस्कुराते हुए अपने होठों को अपने अंगूठे से पोंछ और बोला, बेवकूफ लड़की, तुम समझ नहीं रही हो। जिस लड़की को तुमने नुकसान पहुंचाने की बात की थी उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर है जो उसे एक खरोंच तक नहीं आने देगा। यह सुनकर शालिनी ने कहा, क्या मतलब है इसका? राघव ने जवाब देते हुए कहा, मेरे आदमियों ने मुझे बताया कि इस लड़की को किडनैप करने की सुपारी उन्हें पहले भी मिली थी और मेरे जिन आदमियों ने यह सुपारी ली थी वह आज इस दुनिया में ही नहीं है। यह सुनकर शालिनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे आरोही को देखकर कहीं से भी नहीं लगा था कि वो इतनी पावरफुल सपोर्ट वाली होगी। तभी राघव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और जानती हो जिस आदमी ने पहले ये सुपारी दी थी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, उसका और उसकी कंपनी का नामो निशान भी दुनिया में नहीं है। और तो और जिन 3 लोगों ने उस रात इस लड़की को उठाया है वह अभी तक अंडरग्राउंड है, क्योंकि उनके पीछे ऐसे लोग पड़ चुके हैं जो उन्हें जमीन से भी खोद कर निकाल लेंगे। मेरी बात हुई थी मेरे आदमी से, उन लोगों ने मुझे बताया कि उनका बचना नामुमकिन है और अगर मैं भी उस इंसान से बचना चाहता हूं तो मुझे इस लड़की से दूर रहना चाहिए। ये सुनकर शालिनी थोड़ा घबरा गई। उसने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें जरूर कोई ना कोई गलत फहमी हुई है। राघव ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, मैं कई दिनों से बाहर था, मेरे आदमियों ने मुझे पल पल की खबर दी है। उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ब्लैक मास्क पहने एक आदमी भागता हुआ दिखाई दिया था और फिर वह आदमी भागता हुआ दिखाई दिया था, ना जाने हवा में ऐसे गायब हो गया जैसे था ही नहीं। इसी मास्क पहने आदमी ने मेरे आदमियों को पहले भी मौत के घाट उतारा है, इसीलिए मुझे उससे बचकर रहने की जरूरत है। अभी मेरे लिए इसका पता लगाना ज्यादा जरूरी है, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए उस लड़की को भूल जाओ और दूर रहो उससे। यह सुनकर शालिनी ने गुस्से से मुंह बना लिया। दूसरी तरफ आरी, अदिति, आरोही और अमन रेस्टोरेंट्स के कॉरिडोर से होते हुए अपने टेबल की तरफ जा ही रहे थे कि तभी एक वेटर ने सॉफ्ट ड्रिंक का पूरा गिलास आरी के ऊपर गिरा दिया। आरी ने पहले अपने आप को देखा और फिर उस वेटर को घूर कर देखते हुए बोली, हाउ डेयर यू। आरोही आरी के गुस्से से अच्छी तरह से वाकिफ थी। वो जानती थी कि अगर उसने अभी बात नहीं संभाली तो बात बहुत आगे बढ़ सकती थी। आरी के चिल्लाने की वजह से आसपास के लोग उन्हें ही देखने लगे थे। तभी उस वेटर ने माफी मांगते हुए कहा,
आई एम सॉरी मैम, मुझे माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। आरी ने चिल्लाना जारी रखा। देखा नहीं का क्या मतलब है? तुम क्या अंधे हो? आंखें है बटन। बात इससे आगे बढ़ती उससे पहले ही आरोही ने बात को संभालते हुए कहा, आरी जाने दो, गलती से हो गया। वह जानबूझकर तो ऐसा नहीं करेगा ना? यह सुनकर आरी गुस्से से उस वेटर को घूरने लगी। तभी एक आवाज उनके कानों में पड़ी, क्या हो रहा है यहाँ? उन्होंने देखा तो वहां पर रेस्टोरेंट का मैनेजर ब्लैक सूट बूट में खड़ा था। यह देखकर मैनेजर जल्दी से चलते हुए उनके पास आया और बोला, क्या हुआ मैम, सब ठीक तो है? तभी आरी ने गुस्से से कहा, कैसा स्टाफ है आपका? क्या फायदा है इतने बड़े रेस्टोरेंट में आने का अगर यहां पर लोगों को मैनर्स नाम की कोई चीज ही नहीं है? देखो, इस बेवकूफ वेटर ने मेरे ऊपर कोल्ड ड्रिंक का पूरा गिलास गिरा दिया। मैं यहां पर लंच करने के लिए आई थी, अब क्या मैं इसे साफ करने के लिए वापस जाऊं? यह सुनकर मैनेजर ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी मैम, मैं माफी चाहता हूं। फिर वेटर की तरफ देखकर उसे डांटते हुए कहा, क्या तरीका है ये? क्या तुम्हें काम करना नहीं आता? दिखाई नहीं दिया था क्या? यह सुनकर वेटर बोला, आई एम सॉरी सर। इतना कहकर उसने अपनी गर्दन झुका ली और माफी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी सर, मेरा ध्यान ड्रिंक पर था, मैंने इन्हें आते हुए नहीं देखा। यह सुनकर मैनेजर ने उसे अच्छे से डांट लगाई। तभी आरोही बोली, कोई बात नहीं, गलती से हो गया, जाने दीजिए। अदिति ने भी बात को आगे ना बढ़ाते हुए कहा, आरी वॉशरूम जाओ और ये साफ कर लो। यह सुनकर आरी बाथरूम की तरफ चली गई और थोड़ी ही देर में बाथरूम से वापस आई। ड्रिंक के दाग अभी भी थे, लेकिन कुछ हद तक कम हो गया था। यह देखकर उस मैनेजर ने अपनी गर्दन झुकाकर फिर से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी मैम, आपको हमारी वजह से ये परेशानी हुई, मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। आरोही ने बात को टालने की कोशिश करते हुए कहा, कोई बात नहीं, और ये कहकर उसने आरी का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गई। मैनेजर ने उन्हें जाते देखकर कहा, मां आप बुरा मत मानिए, ये हमारे स्टाफ की गलती है और इसीलिए इसे सही करने का काम भी हमारा ही है। हम आपको सॉरी के तौर पर अपनी तरफ से कुछ खास डिशेस देना चाहेंगे। यह सुनकर आरी खुश हो गई और तभी आरोही ने कहा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने माफी मांग ली, यही बहुत है। तभी आरी ने आरोही को चुप कराते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो? सही तो कह रहे हैं ये, अब गलती की है तो हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा ना। फिर मैनेजर को देखते हुए, ठीक है, हम आपकी सॉरी एक्सेप्ट करते हैं। मैनेजर ने हाँ में गर्दन हिलाई और उन सबको एक कमरे की तरफ ले जाते हुए बोला, चलिए मैं आपको वीआईपी रूम की तरफ लेकर चलता हूं। आरोही फिर से कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन इस बार आरी ने उसे फिर से रोक दिया। थोड़ी ही देर में वो एक वीआईपी रूम के बाहर थे। मैनेजर ने दरवाजा खोलते हुए कहा, आइए प्लीज अंदर आइए, आप यहां बैठे, मैं आपकी डिशेस सर्व करवाता हूं। यह कहते हुए मैनेजर वहां से चला गया। आरोही को यह सही नहीं लग रहा था और अमन भी बस उस मैनेजर को देखे जा रहा था। ना जाने क्यों उसे वो मैनेजर और वो वेटर उसकी आंखों में खटक रहा था। अमन को ध्यान था कि उसने उस वेटर को आरोही की तरफ देखते हुए पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर कैसे वो ग्लास जाकर सीधे जाकर आरी के ऊपर गिरा। और अब यह फ्री की डिश, इतने बड़े रेस्टोरेंट में इतना सब कुछ फ्री मिलना। पता नहीं क्यों अमन को यह बात हजम नहीं हो रही थी, लेकिन वो जानता था कि उसकी बात सुनने वाला यहां कोई भी नहीं था। यह सोचकर वह भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता रहा। मैनेजर उन सभी को वीआईपी रूम में छोड़कर आया और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते ही वह शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुराया और अपने केबिन की तरफ चला गया। केबिन में पहुंचकर उसने अपना फोन निकाला और किसी को फोन करते हुए कहा, आपका काम मैंने कर दिया है, मछली जाल में फंस चुकी है। वहीं थोड़ी ही देर में आरोही और उन सबका खाना आ गया था। टेबल पर रखी एक डिश देखकर अमन हैरान था। अमन ने ध्यान से डिशेस को देखा। यह कोई आम डिशेस नहीं थी। ऐसे रेस्टोरेंट में इनकी कीमत लाखों में होती थी। अमन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर एक ड्रिंक का हर्जाना एक रेस्टोरेंट इतनी महंगी डिशेस सर्व करके देगा, लेकिन ऐसा क्यों? आरी ने जैसे ही टेबल पर इतना स्वादिष्ट खाना देखा, उसने बिना कुछ सोचे समझे खाना शुरू कर दिया। अदिति उसे देखकर हंसने लगी। अमन भी चुपचाप खाने की टेबल पर बैठ गया और खाना खाने लगा। बाकी सब भी चुपचाप अपना खाना खाने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने खाना खत्म कर लिया था। आरी अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, वाह वाह वाह, मजा आ गया आज तो आरोही को और देखकर। अगर तुम मुझे रोज ऐसा खाना खिलाओ तो मैं रोज हॉस्टल से यहां आने के लिए तैयार हूं। यह कहकर वह हंसने लगी। आरोही भी उसकी बात पर मुस्कुरा दी। आरोही ने वहां खड़े वेटर को बिल लाने का इशारा कर दिया। उसकी बात सुनकर वेटर ने गर्दन हाँ में हिलाई और बिल लेने के लिए चला गया। आरी बैठी खाने की तारीफों के पुल बांध रही थी। तब भी वह वेटर बिल लेकर वापस आया। उसने बिल बुक आरोही के हाथ में दिया। आरोही ने जैसे ही बिल बुक खोलकर देखी, उसके होश उड़ गए। वह हैरानी से उस बिल को देखे जा रही थी। उसने कर दी है दर की दीवार।
तुम जिससे बच रहे हो, पुरानी यादें, असफल प्रेम, दुखी बचपन, व्यर्थता का भाव, यही सब तुम्हारे भीतर के गुरु की ओर संकेत कर रहे हैं। उन अनुभवों के पीछे जाओ, उनसे सवाल मत करो, उन्हें सुनो। बुद्ध कहते हैं, गुरु कोई तुम्हें ज्ञान नहीं देता, वह तुम्हें स्वयं से मिलाता है। 5 जीवन में हर कठिनाई एक शिक्षक है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें ठुकराया, वह तुम्हारा शिक्षक था। जो परिस्थिति तुम्हें तोड़ गई, वह भी शिक्षक थी। जिस समय तुम बिल्कुल अकेले पड़ गए, वही समय तुम्हें स्वतंत्रता देना चाहता था। हम कठिनाइयों को दंड मानते हैं, पर बुद्ध उन्हें द्वार कहते हैं। सत्य, जो सबसे ज्यादा दर्द देता है, वही सबसे बड़ा सबक देता है। 6 व्यर्थ भागना छोड़ो, एक बार रुक कर देखो। भागते भागते थक गए हो, भागते भागते थक गए हो। भीतर कोई आवाज है जो कहती है, अब और नहीं, तो बस वहीं रुक जाओ। बुद्ध कहते हैं, रुकने का साहस भागने से बड़ा है। रुक कर देखो, अपने रिश्तों को, अपने विचारों को, अपने सपनों को, और सबसे पहले अपने डर को। जब तुम उस डर के साथ बैठते हो, वह तुम्हें सिखाता है। वेटर के 2 लाख का बिल दिखाने पर अदिति ने अपनी जगह से खड़े होते हुए थोड़ा गुस्से में कहा, क्या मतलब है इस सब का? 2 लाख का बिल? ऐसी कौन सी डिश हमने ऑर्डर कर दी जो इतनी महंगी है? और रही वीआईपी रूम की बात, तो हमने नहीं कहा था कि हमें वीआईपी रूम दो, हमने तो अपने लिए टेबल बुक की थी। ये सब आप लोगों की गलती है। ये सुनकर वेटर ने इरिटेट होते हुए कहा, देखिए मैम, होना हो आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप एक वीआईपी रूम में है, और आपने जो डिश अभी थोड़ी देर पहले खाई है, उसके प्राइस आपको खाने से पहले देख लेने चाहिए थे। आपने ऑर्डर नहीं की, लेकिन आपने वो खा ली। क्या आप जानती भी है कि आप क्या कह रही हैं? उसकी बात और बात करने का तरीका देखकर अदिति चिढ़ गई। उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। आरोही ने सिचुएशन बिगड़ते देख वेटर को समझाते हुए कहा, देखिए जरूर कोई गलत फहमी हुई है, आप अपने मैनेजर को बुलाइए, हमें उन्हीं से बात करनी है। उस वेटर का दिमाग खराब हो गया था। उसने घूरकर अदिति और आरोही को देखा और कमरे से बाहर चला गया। आरोही टेंशन में थी। उसे ये डर था कि ना जाने मैनेजर क्या कहेगा। कहीं मैनेजर ने भी इस वेटर की तरह कोई बहाना लगा दिया तो वो क्या करेंगी। दूसरी तरफ ईगल गैंग के अड्डे पर चारों तरफ आदमी खड़े हुए थे। देखने में वो खतरनाक गुंडे जैसे लग रहे थे। सभी के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। करीब 50 से भी ज्यादा आदमी उस खाली गैराज, जो कि ईगल गैंग का अड्डा था, वहां पर जमा थे। सभी के चेहरे पर एक अलग सी उलझन दिखाई दे रही थी। कुछ लोगों ने आपस में बात करते हुए कहा, ए तेरे को पता है बॉस ने अपन सबको यहाँ क्यों बुलाया है? दूसरे ने जवाब देते हुए कहा, नहीं यार, मेरे को भी यही समझ नहीं आ रेला है कि अचानक से बॉस ने अपन सबको एक साथ ही इधर क्यों बुलाया होगा। कहीं कोई बड़ा लफड़ा तो नहीं हो गया है ना? वो सभी गुंडे जैसे दिखने वाले आदमी यही सब बातें कर रहे थे कि तभी किसी ने कहा, अरे भाई लोग शांत हो जाओ, बॉस आ गए हैं। ये सुनकर गैराज में बिल्कुल शांति छा गई। वहां पर इतनी शांति थी कि लोगों की सांस लेने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी ब्लैक पैंट शर्ट में चलते हुए राघव अंदर आया। राघव की आंखों पर ब्लैक चश्मा लगा हुआ था। इस समय वह किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। 6 फुट से भी ज्यादा उसकी हाइट, चौड़ी छाती, जिम से बनाए गए डोले और उसका वो अट्रैक्टिव चेहरा किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी था। लेकिन जितना हैंडसम वह चेहरे से दिखाई दे रहा था, उससे कहीं गुना ज्यादा उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। उसे गुस्से में देखकर वहां खड़े सभी आदमी परेशान हो गए। सभी मन ही मन इस बात से घबरा रहे थे कि ना जाने ऐसी क्या बात हो गई जो उनके बॉस को इतना गुस्सा आ गया। 50 से भी ज्यादा आदमी जो वहां पर इस समय इकट्ठा थे, ये सभी राघव के आदमी थे, जो कि दिल्ली के कोने कोने में अपनी छोटी छोटी गैंग बनाकर उन पर राज करते थे। राघव का यही तरीका था, पूरी दिल्ली पर राज करने का। ये सभी लोग राघव के नाम से सबको डरा कर रखते थे। राघव का नाम दिल्ली में बड़े अदब के साथ लिया जाता था, क्योंकि वो ईगल गैंग दिल्ली के सबसे ताकतवर और खतरनाक गैंग का हेड था। उसे ऐसे गुस्से में देखकर उसके एक आदमी ने डरते हुए पूछा, बॉस क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? उसकी बात सुनकर भी राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चलते हुए आगे की तरफ गया और सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर तक वह अपने एक पैर को जमीन पर मारता रहा। पैर को जमीन पर बार बार मारने की वजह से टप टप की आवाज उस शांति भरे माहौल में गूंज रही थी। तभी उसके एक आदमी ने पूछा, बॉस आप हमसे नाराज हैं क्या? हम में से किसी से कोई गलती हुई है? यह सुनकर राघव ने अपनी गर्दन उठाई और उन सबको घूर कर देखते हुए बोला, हाँ, गलती तो तुम लोगों से हुई है, क्योंकि मेरे ही लोग अब मुझसे सच छुपाने लगे हैं। ये सुनकर एक आदमी बोला, नहीं भाई नहीं, हम आपसे धोखा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। राघव ने उसकी बात सुनकर तुरंत कहा,
तो बताओ, अगर तुम लोगों को किसी की सुपारी दी जाती है तो क्या तुम्हें मुझे यह बताना चाहिए या नहीं? यह सुनकर एक आदमी ने आगे आते हुए कहा, लेकिन बॉस, हमने आपसे ऐसा कुछ भी नहीं छुपाया है, हमें ऐसे कोई सुपारी भी नहीं मिली है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? राघव ने उस सवाल पूछने वाले गुंडे को घूर कर देखा और बोला, कुछ दिनों पहले तुमने से किसी एक को एक लड़की की सुपारी मिली थी, उसे किडनैप करने के लिए। आरोही नाम है उसका, और ये बात मेरे आदमियों ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, इसलिए बदले में उन्हें मौत नसीब हुई। उस लड़की का तो कुछ बिगड़ा नहीं, वो अपनी जान से गए, और ये तो फिर भी पुरानी बात है, कल की ही बात ले लो। मेरे कहने पर उस लड़की को उठाया गया था, लेकिन फिर से वो लड़की हमारे हाथ से बच निकली। ये ईगल गैंग के लिए कितनी शर्म की बात है, सोच सकते हो तुम? राघव की ये बात सुनकर उसके एक आदमी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, बॉस, आप बस मुझे उसका नाम बताइए, मैं उसे दिल्ली में वो जहां भी होगी वहां से उठा लाऊंगा। ये सुनकर राघव ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम जानते हो जिन लोगों ने उसे पहली बार किडनैप किया था, उनका क्या हुआ है? राघव का सवाल सुनकर उस आदमी ने सवालिया नजरों से राघव की तरफ देखा तो राघव ने जवाब देते हुए कहा, वो मौत के घाट उतारे जा चुके हैं, और उन्हें कितनी बुरी मौत दी गई है यह तुम सोच भी नहीं सकते। यह सुनकर वह आदमी थोड़ा हैरान हो गया। तभी एक और आदमी ने सवाल करते हुए कहा, बॉस, क्या आपको लगता है कि कोई ईगल गैंग को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा है? यह सुनकर राघव ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई तो है उस लड़की के पीछे जो उस लड़की पर आंच नहीं आने देना चाहता, वरना वो लड़की हमारी गैंग से 2 बार बचकर निकल चुकी है, ये हो ही नहीं सकता। तभी एक और आदमी ने कहा, बॉस, अब आप हमसे क्या चाहते हैं? राघव ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं उस शख्स का पता चाहता हूं, मेरे पास कुछ फोटोज है उसके जो तुम्हें उस तक पहुंचने में मदद करेंगी। अगले 1 घंटे के अंदर मुझे उस आदमी का पता चाहिए। एक आदमी ने जोर से आवाज करते हुए कहा, बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, वो जहां भी होगा अगले 1 घंटे में हम उसे आपके सामने ले आएंगे। यह सुनकर राघव ने अपनी गर्दन हिलाई और थोड़ा गुस्से से बोला, सोचना भी मत उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में। अगर ऐसे किसी ने भी सोचा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। 1 घंटे के अंदर केवल मुझे यह पता करके बताओ कि वह कहां पर है और क्या कर रहा है, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। और भूलना मत, जो तुम्हारी नाक के नीचे तुम्हारे ही आदमियों को मार सकता है वो कुछ भी कर सकता है, हो ना हो। यह आदमी बहुत पावरफुल है, लेकिन ना जाने क्यों अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। मुझे इसके बारे में अगले 1 घंटे में जितना हो सके उतनी ज्यादा जानकारी चाहिए, इसीलिए तुम सब के सब यहां पर हो। तुम सभी अपने अपने तरीकों का इस्तेमाल करो और लग जाओ काम पर। उसके आदमियों ने एक साथ अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और तेजी के साथ वहां से निकल रहे। राघव ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए खुद से ही कहा, ना जाने क्यों तुम दुश्मन होते हुए भी दुश्मन नहीं लगते, तुमसे एक अलग ही कनेक्शन महसूस होता है मुझे, इसीलिए इंतजार करो मेरा, मैं अगले कुछ घंटों में तुम्हारे सामने आऊंगा। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में एक अलग सी चमक नजर आ रही थी। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में अभी भी आरोही और अदिति परेशान थे। मैनेजर को बुलाए कम से कम 15 मिनट बीत चुके थे, लेकिन अभी तक मैनेजर वहां आया ही नहीं था। अदिति गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, यह कैसा रेस्टोरेंट है, यहां पर एक आदमी किसी के ऊपर कुछ गिरा देता है और मैनेजर सॉरी के नाम पर महंगी डिश भेजकर हमसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। उसने इतना कहा ही था कि तभी दरवाजे से मैनेजर की आवाज आई, हमने ऐसा कोई फ्रॉड नहीं किया है, आपसे आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैनेजर को देखते ही आरी अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, मिस्टर मैनेजर, क्या आप लोगों की जबान की कोई कीमत है कि नहीं? यह सुनकर मैनेजर ने उसकी तरफ देखा तो आरी ने कहा, आपने ही हमें सॉरी के तौर पर वो डिश सर्व करवाई थी और अब आपका यह वेटर हमारे पास 2 लाख का बिल लेकर आ गया है कि हमें यह पैसे पे करने हैं। अगर हमने वो डिश ऑर्डर की ही नहीं तो हम उसका पे क्यों करेंगे? यह सुनकर मैनेजर ने वेटर को बिल देने का इशारा किया। वेटर ने जैसे ही बिल मैनेजर के हाथ में दिया, मैनेजर बिल देखते हुए बोला, सॉरी मैम, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने जो डिश आपके लिए भिजवाई थी वह इसमें कहीं भी ऐड नहीं है। यह सुनकर सभी हैरान हो गए। आरोही उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाई। उसने कहा, देखें, आपको कोई गलत फहमी हुई है। यह जो टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, डिश आपने यहां पर भिजवाई थी, हमने इन्हें ऑर्डर नहीं किया है। मैनेजर ने जब उन प्लेट्स की तरफ देखा तो थोड़ा हैरानी से बोला, आई एम सॉरी मैम, आप जिन डिश की बात कर रही हैं वह हमारे रेस्टोरेंट की सबसे महंगी डिश है। ये ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन कॉम्बिनेशन की काफी महंगी डिश है। बहुत कम लोग ही हमारे रेस्टोरेंट में आकर इसे खा पाते हैं क्योंकि इनके प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। यह सुनकर आरोही ने कहा, लेकिन हमने ऐसी कोई ऑर्डर नहीं की थी और जब ये डिश यहां आई तो हमें लगा कि ये आपने भेजी होगी और अब आपका यह वेटर हमें बिल दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है? यह सुनकर मैनेजर ने थोड़ा सा गुस्से में कहा,
मैम, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने जो डिश भेजी थी वह ये थी। उसने टेबल पर पड़ी कुछ वेजिटेबल डिश की तरफ इशारा करते हुए कहा। उस डिश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी तक किसी ने उस डिश को हाथ भी नहीं लगाया है। यह देखकर आरी का मुंह बन गया और वही अदिति परेशान होकर बोली, हम कह रहे हैं ना कि हमने यह डिशेस ऑर्डर नहीं की। अगर यह हमारे टेबल तक आई भी है तो यह आपकी गलती है, हमारी नहीं। यह सुनकर मैनेजर ने थोड़ा रूड होते हुए कहा, सॉरी मैम, लेकिन आपने ऑर्डर नहीं की, उसके बाद भी आपने इन डिशेस को खाया है। आपको इसका पे तो करना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उसकी बात सुनकर आरोही हैरान रह गई। वो मैनेजर से बहस करके थक चुकी थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी इस तंगी की हालत में 2 लाख कैसे देगी। मैनेजर की बात सुनकर अदिति ने गुस्से से कहा, आप क्या कहना चाहते हैं कि हमने ऑर्डर किया है या नहीं? हमें बिल भरना ही होगा। यह सुनकर मैनेजर ने भी थोड़ा गुस्से से कहा, यस मैम, अगर आपने यह खाया है तो इस ऑर्डर का बिल आपको भरना ही होगा, वरना मैं पुलिस को अभी के अभी फोन करता हूं, वह अपने आप लोगों से हमारे पैसे वसूल कर लेगी। ये सुनते ही अदिति शांत हो गई। आरी भी उसकी बात सुनकर थोड़ा डर गई थी। वहीं खरी आरोही ने अपने सर पर हाथ रख लिया। वह मैनेजर को समझाना चाहती थी कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन मैनेजर तो जैसे कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। आरोही ने पलटकर टेबल की तरफ देखा तो वह हैरान रह गई। अमन बैठा मजे से खाना खा रहा था। यह देखकर तो आरोही का खून खौल गया। उसका मन कर रहा था कि वह अभी के अभी अमन को चेयर से उठाए और उसके गाल पर 2-4 तमाचे रख दे। वो इस समय इतनी टेंशन में है और वही ये आदमी मजे से बैठकर खाना खाए जा रहा है। आखिर यह खुद को समझता क्या है, इसे कोई चिंता भी है या नहीं? आरोही मन ही मन इन सब बातों को सोचे जा रही थी। तभी मैनेजर की आवाज उनके कानों में पड़ी, देखिए मैम, मैं आपको आधा घंटा देता हूं, आप ये बिल पे कर दीजिए या फिर मैं आधे घंटे बाद पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा। यह धमकी देकर मैनेजर वहां से उल्टे पांव चला गया। वापस जाते हुए मैनेजर के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। अमन जो बैठकर खाना मजे से खा रहा था, उसने ध्यान से उन सब की बातें सुनी। वह बहुत अच्छे से समझ रहा था कि जरूर होना हो, किसी न किसी ने तो यह सब जानबूझकर कराया है। अमन को कुछ गड़बड़ होने का एहसास पहले ही हो चुका था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन ऐसा कर सकता है। वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी आरोही की गुस्से से भरी आवाज उसके कानों में पड़ी, तुम बस यहां बैठे बैठे ठूसते रहना, तुम जानते हो 2 लाख का बिल है हमारे सर पर, 2 लाख कहां से दूंगी मैं और तुम मजे से यहां खाना खा रहे हो। आखिर तुम में थोड़ी बहुत शर्म बाकी भी है या नहीं? तुम जैसे आदमी से तंग आ गई हूं मैं। आरोही अपना सारा गुस्सा अब अमन पर निकाल रही थी। अमन ने उसकी बात सुनकर चम्मच वापस से प्लेट में रख दी और टिश्यू से अपना मुंह पूछने लगा। यह देखकर आरोही का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने ताना मारते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, तुमने क्यों चम्मच रख दी? खाओ खाओ, आराम से खाओ, आखिर ये बिल अब तुम ही तो भरोगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ये कहां से दोगे, अभी के अभी 2 लाख निकालो और दो, मैं तो जा रही हूं यहां से। यह कहते हुए आरोही ने गुस्से से अपना हैंड बैग उठाया और उस वीआईपी कमरे से बाहर निकल रही थी। अदिति और आरी ने जब उसे उस कमरे से बाहर जाते हुए देखा तो वो दोनों हैरान थी। उन दोनों ने भी जल्दी जल्दी अपना सामान लिया और कमरे से बाहर निकल रही। अमन को यह बिल्कुल नहीं लगा था कि आरोही उसे ऐसी हालत में अकेला छोड़कर चली जाएगी। वेटर जो उनके कमरे के बाहर खड़ा था, उसने जैसे ही आरोही, अदिति और आरी को कमरे से बाहर निकलते देखा, वह हैरान रह गया। वह जल्दी से भागते हुए मैनेजर के पास गया और उसे इन्फॉर्म करते हुए बताया कि सर, वो तीनों मैडम यहां से निकल रही है। मैनेजर जो उन्हें जाल में फंसाने के लिए इतनी मेहनत कर चुका था, उसने जैसे ही अपने प्लान पर पानी फेरते हुए देखा, वह भागते हुए दरवाजे की तरफ गया। उसने देखा कि आरोही बस निकलने वाली है। उसने जल्दी से गार्ड को इशारा किया। गार्ड ने मैनेजर का इशारा समझते ही रेस्टोरेंट के दरवाजे बंद कर दिए। आरोही, आदिति और आरी को वहां से बाहर नहीं जाने दिया। दरवाजे को बंद होता देखकर आरोही ने दरवाजा खोलने के लिए गार्ड से कहा, दरवाजा खोलो, हमें जाना है। तभी उसका जवाब देते हुए मैनेजर बोला, मैम, आप यहां से खाना खाकर ऐसे ही नहीं जा सकती है। मैंने आपको आधे घंटे का टाइम दिया था, लेकिन आप तो निहायत ही बेशर्म निकली। मुझे यकीन नहीं होता कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी ऐसे चोरों वाली हरकतें कर सकते हैं। आरोही ने जब उसके मुंह से खुद को चोर सुना तो वह गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी और दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे चोर कहा? मैनेजर ने भी सख्ती से कहा, मैंने तो सच कहा है, आप तो चोरी कर रहे हैं। आप 2 लाख का खाना खाकर यहां से रफू चक्कर होने की ताक में हैं। अगर मैं अभी आपको नहीं रोकता तो आप तो यहां से भाग ही जाती। उन दोनों को बहस करते हुए देखकर रेस्टोरेंट में आने वाले और भी लोग उन्हें देखने लगे थे। ये रेस्टोरेंट काफी महंगा था, इसलिए यहां पर ज्यादातर रईस लोग ही आते थे।
सभी लोग उन दोनों को ऐसे बहस करते हुए देखकर उनकी तरफ देख रहे थे। आरोही ने जब सबको अपनी तरफ देखते हुए देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। उसने अपना पॉइंट रखते हुए कहा, देखिए मैनेजर, पहली बात तो मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं इसीलिए यहां से जा रही थी, और दूसरी बात मैं और मेरे दोस्त यहां से जरूर जा रहे हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड अभी भी आपके वीआईपी रूम में बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। वह आपका पूरा बिल चुकाकर ही यहां से जाएंगे। उनका खाना अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये सुनकर मैनेजर ने बगल में खड़े वेटर की तरफ देखा तो वेटर भागते हुए उस कमरे की तरफ गया जहां पर अमन बैठा मजे से खाना खा रहा था। यह देखकर वो वेटर वापस भागते हुए मैनेजर के पास आया और उसके कान ने फुसफुसाकर कहा, सर ये सही कह रही हैं, एक आदमी जो इनके साथ आया था वह अभी भी टेबल पर बैठकर मजे से खाना खा रहा है। उसकी बात सुनकर मैनेजर ने कहा, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। यह कहते हुए उसने दरवाजा खोलने का इशारा किया। मैनेजर यह करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उस रेस्टोरेंट में आने जाने वाले सभी लोगों पर इसका गलत असर पड़ रहा था। इससे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। यह सोचकर मैनेजर ने उन तीनों को वहां से जाने दिया। आरोही, अदिति और आरी जैसे ही वहां से बाहर निकले, अदिति ने आरोही को आवाज लगाते हुए कहा, आरोही ये तुमने क्या किया? क्या तुम्हें लगता है क्या अमन ये कर पाएगा? वो 2 लाख कहां से देगा? ये तुम क्या कर रही हो? आरोही, जो अभी तक काफी गुस्से में थी, उसने कहा, मैंने जो किया सही किया, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। लेकिन नहीं, वह तो मजे से इस सिचुएशन में भी खाना खा रहा था। मैं देखती हूं अब क्या करेगा वो, रहने दो उसे। वही इस बार जब उसकी थोड़ी बेइज्जती होगी तो उसे समझ में आएगा कि कैसा लगता है मुझे। आरोही की बात सुनकर अदिति हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सारी बातें आरोही कर रही है। दूसरी तरफ अमन अंदर बैठा मजे से खाना खा रहा था। पैसों की तो उसके पास कोई कमी ही नहीं थी, इसीलिए उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन वह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यह सब किसने प्लान किया था। आरोही का उसे छोड़कर जाना। उसे समझ आ रहा था कि हो ना हो कोई उनके बीच फूट डालना चाह रहा है, या फिर कोई उसे उसकी औकात उसे नीचा दिखाने के लिए यह सब कर रहा है। लेकिन कौन? अमन बस बैठे बैठे यही सोच रहा था कि तभी उसे वह मैनेजर फिर से रूम के अंदर आते हुए दिखाई दिया। उसने अंदर आते ही बिल टेबल पर रखकर कहा, सर आपका आधा घंटा पूरा हो चुका है, यह आपका बिल है, प्लीज पे कीजिए। अमन, जिसने अपने हाथ में चम्मच पकड़ी हुई थी और वह अभी भी खाना खा रहा था, उसने घूरकर मैनेजर की तरफ देखा और बोला, क्या आप अपने हर कस्टमर से ऐसे ही उसका बिल पे करवाते हैं? यह सुनकर मैनेजर को थोड़ा डर लगा। उसे अमन का ऑरा अचानक से अलग ही लगने लगा था। अभी तक जो अमन चुपचाप डरा सहमा सा एक कोने में बैठा था, अब वह किसी शेर की तरह दहाड़ने को भी तैयार था। यह देखकर मैनेजर ने अपनी सुर बदलते हुए कहा, सॉरी सर, लेकिन आप जानते हैं कि अमन ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, मैं जानता हूं कि यह बिल मुझे भरना है, डोंट वरी, बिना आपका बिल दिए मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। अभी के लिए आप यहां से दफा हो जाइए। आपने ही कहा ना यह बिल मुझे पे करना है, तो इस वीआईपी रूम में मैं जितनी देर चाहूं उतनी देर रुक सकता हूं। अमन की भारी और कड़क आवाज सुनकर मैनेजर थोड़ा घबरा गया। उसने धीरे से अपनी गर्दन हिलाई और सॉरी सर कहकर कमरे से बाहर चला गया। अमन का फोन अचानक बजा। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और कुछ कहे बगैर ही फोन कान पर लगा दिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस, वो लोग आप तक पहुंचने वाले हैं, अगर आप कहें तो हम उन्हें रोक सकते हैं। ये सुनकर अमन ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, उन्हें रुको मत, मैं देखना चाहता हूं कि वो क्या चाहते हैं, आने दो, मैं उनका ही इंतजार कर रहा हूं। यह सुनकर दूसरी तरफ के आदमी ने फोन काट दिया। अमन ने टेबल पर रखी बेल बजाई। तभी वेटर भागते हुए आया। अमन बोला, ये टेबल खाली करो। ये कहकर अमन आराम से उस टेबल पर बैठा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह बड़ी बेसब्री के साथ किसी का इंतजार कर रहा है। टेबल साफ करने के बाद उसने उस वेटर को इशारा कर उसे ऑर्डर देते हुए कहा, एक विस्की लेकर आओ। विस्की का ब्रांड नेम सुनकर ही वेटर के होश उड़ गए। जो विस्की अमन मान रहा था उसकी कीमत 3 लाख थी। वेटर कुछ समझ नहीं पा रहा था। अभी तक तो ये खाने का 3 लाख भरने के लिए मरे जा रहे थे और अभी 2 लाख की विस्की मान रहा है। वेटर को अंदर ही अंदर अब टेंशन हो रही थी कि कहीं सच में तो उन्हें कोई भारी नुकसान नहीं होने वाला है। वह जानता था कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो इसमें उसका भी नुकसान होगा। ये सोचकर वेटर भागते हुए मैनेजर के पास गया और उसे अपनी टेंशन बताई। मैनेजर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह पहले ही खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसने जवाब देते हुए कहा, जो चाहिए वो दे दो उसे। थोड़ी ही देर में वो वेटर विस्की की बोतल और एक गिलास लेकर वहां पर पहुंचा। उसने जैसे ही विस्की की बोतल टेबल पर रखी, तभी दरवाजे से एक भारी आवाज उसके कानों में पड़ी, एक गिलास और लेकर आओ। वेटर ने आवाज की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया। कुछ पल के लिए वह डर से कांपने लगा।
उसके सामने दिल्ली की फेमस ईगल गैंग का हेड राघव मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान ने अपनी जगह बनाई हुई थी और वह अमन को घूरे जा रहा था। वहीं अमन ने उसकी आवाज सुनकर भी उसकी तरफ नहीं देखा। वह सिर्फ अपने फोन में कुछ देख रहा था। यह देखकर वेटर डर गया और वहां से जाने लगा कि तभी अमन ने बिना अपने फोन से नजरें हटाए कहा, कोई जरूरत नहीं है दूसरा ग्लास लेकर आने की। वेटर समझ नहीं पाया कि अब उसे क्या करना चाहिए। वह पहले ही डर से कांप रहा था। रेस्टोरेंट के वीआईपी कमरे के दरवाजे पर राघव खड़ा हुआ वेटर से ये बोल रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनकर भी अमन ने उसकी तरफ एक नजर नहीं देखा। ये बात राघव को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो थोड़ा गुस्से में लग रहा था। राघव ने वेटर को घूरते हुए कहा, जाओ तुम यहां से। उसकी बात सुनकर वेटर को ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसे धरती पर स्वयं आकर कोई वरदान दे दिया है। वेटर ने दोनों की तरफ एक बार देखा और अगले ही सेकंड वहां से 9-2-11 हो गया। राघव वीआईपी कमरे के अंदर आया। उसके आदमी जो अभी भी दरवाजे पर खड़े हुए थे वो भी उसके पीछे पीछे अंदर आए। राघव ने कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया। वही अमन अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठा आराम से अपने फोन में कुछ किए जा रहा था। राघव ने उसे खुद को इग्नोर करते हुए देखकर कहा, मैं वो हूं जिसके आने की खबर सुनकर ही दिल्ली का कोई भी शख्स बैठा नहीं रह सकता, और तुम अभी भी बैठे हो। इसके तो दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो तुम दिल्ली से नहीं हो या फिर तुम मुझे नहीं जानते। यह सुनकर भी अमन ने उसकी तरफ नहीं देखा। वो राघव को जानबूझकर अनदेखा किए जा रहा था। राघव ने खुद को इग्नोर होते देख सामने रखे टेबल पर जोर से अपना हाथ पटका। ये सुनकर अमन अपने फोन में कुछ करते हुए ही बोला, राघव, बहुत अच्छे से जानता हूं तुम्हें। ईगल गैंग का हेड राघव, यही है ना तुम्हारी पहचान? सब कुछ जानता हूं मैं तुम्हारे बारे में, लेकिन तभी उसकी बात काटते हुए राघव ने कहा, लेकिन तुमने ये नहीं जानते कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? क्यों जानना नहीं चाहोगे? अमन ने अपना फोन टेबल पर रखा और राघव की आंखों में आंखें डालकर उसे देखा। राघव कुछ पल के लिए अमन की आंखों में देखकर घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों अमन का उसे ऐसे देखना उसे इतना डरा रहा है। उसने अपनी आवाज को कड़क करते हुए कहा, तुमने मेरे आदमियों को 2 बार मारा है। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम तक पहुंचने में ज्यादा देर लगती? उसकी बात सुनकर अमन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे आदमियों ने मेरी बीवी को 2 बार उठाया है। तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ देता? अमन का सीधा और सटीक जवाब देखकर राघव थोड़ा गुस्से से बोला, आखिर कौन हो तुम और क्या समझते हो खुद को? अमन ने अपनी गर्दन को स्ट्रेच किया और फिर टेबल पर रखे अपने फोन को हाथ में घुमाते हुए बोला, मैं कौन हूं? मैं तो एक सिंपल सा आदमी हूं जिसकी बीवी को तुम्हारे आदमियों ने परेशान करने की कोशिश की थी और मैंने बदले में उन्हें उसका जवाब दिया था। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये सुनकर राघव ने एक बार फिर से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, शट अप, बकवास बंद करो। अपनी और सच सच बताओ कि कौन हो तुम? जैसे तुम लड़ते हो, जैसे तुमने मेरे आदमियों को मौत के घाट उतारा है। इसका मतलब मैं बहुत अच्छे से समझता हूं कि तुम कोई आम आदमी तो बिल्कुल नहीं हो सकते हो। इसीलिए बताओ मुझे कौन हो तुम? मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी असलियत क्या है। अमन उसकी आंखों में गुस्सा देखते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अगर तुम इतना जान सकते हो, मेरे बारे में पता भी लगा सकते हो, तो पता लगा लो। राघव ने अपने दांत पीसते हुए कहा, यही तो बात है कि लाख कोशिशों के बाद भी मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया हूं। यहां तक कि तुम कौन हो, दिल्ली में कब और कहां से आए, ये भी पता लगाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं तुमसे पूछता हूं, सच सच बताओ कौन हो तुम और क्या असलियत है तुम्हारी? अमन ने उसे गुस्से में देखकर सामने रखी विस्की की बोतल को खोला और गिलास में डालते हुए राघव की तरफ गिलास बढ़ा दिया। यह देखकर राघव ने गिलास को अपने हाथ में लिया और बोला, ये तो तुमने अपने लिए मंगाई थी ना, और अभी तुमने अपने लिए मंगाई थी ना दूसरा ग्लास लाने के लिए, तो फिर? उसका सवाल सुनकर अमन मुस्कुराया और बोला, विस्की तुम्हारी फेवरेट है, मैं इसे हाथ भी नहीं लगाता। यह सुनकर राघव की आंखें बड़ी हो गई। उसने थोड़ा हैरानी से कहा, मैं यहां पर आने वाला हूं, ये तुम पहले से जानते थे ना? राघव का सवाल अमन को काफी बचकाना लग रहा था। वह उसे ऐसे देखने लगा जैसे राघव ने उससे कोई बेवकूफी भरा सवाल कर दिया हो। उसे खुद की तरफ ऐसे देखते देख राघव ने मुंह बनाया और बोला, मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हें मेरे आने का पता था, इसका मतलब? अमन ने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे तुम्हारे आने का पता भी था और तुम्हें यहां तक लाने वाला भी मैं ही हूं। अपने शब्दों पर जोर देते हुए अमन ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि तुमने दिल्ली में कई दिनों से मेरे नाम का ढिंढोरा पीट रखा है, इसलिए ही तुम्हें जितने भी सबूत मिले वो मैंने तुम तक पहुंचाए थे। ये कहते हुए अमन की आंखों में एक ठंडापन उतर आया था। उसका इतना शांत लहजा देखकर राघव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये आदमी कौन हो सकता है, और इसकी खासियत यह है कि जिस राघव के सामने वो इतने आराम से बैठा है
उस राघव के सामने दिल्ली का कोई भी आदमी, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो उसके सामने ऐसे बैठा नहीं रह सकता। और इसे देखो, आराम से बैठा, बेखौफ उसे विस्की ऑफर कर रहा है। ये बात राघव को कुछ हजम नहीं हो रही थी। राघव ने विस्की के उस ग्लास को बड़े गौर से देखा। उसे विस्की के गिलास को देखते देखकर अमन मुस्कुराया और ताना मारते हुए बोला, चाहूं तो तुम्हें यही अभी के अभी दफना सकता हूं। ये तुच्छी हरकतें मैं नहीं करूंगा। उसका ये कहना राघव का गुस्सा और बढ़ाने के लिए काफी था। राघव समझ गया था कि अमन वो जान गया है जो उसके दिमाग में चल रहा है। अमन ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, तुम्हें मारने के लिए मुझे किसी भी ग्लास में जहर डालने की जरूरत नहीं है। और रही तुम्हें मारने की बात, तो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मेरी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है। ये तो तुम थे जो मुझ तक पहुंचना चाहते थे। तुम मुझ तक पहुंचने के लिए काफी हाथ पैर मार रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें खुद तक पहुंचने दिया। अब अगर हो गया हो तो मैं चलूं। यह कहते हुए अमन अपनी जगह से खड़ा हुआ। अमन को ऐसे अपनी जगह से खड़े होते देख राघव उसे गौर से देखने लगा। अमन ने इस समय सिंपल से दिखने वाले पेंट शर्ट पहने हुए थे। उसको खड़ा होता देखकर राघव ने भी खड़े होकर अपने पहने कोट को सही करते हुए कहा, बहुत जल्दी है तुम्हें जाने की। ये सुनकर अमन मुस्कुराया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तभी राघव ने दोबारा उसे ऊपर से लेकर नीचे और फिर नीचे से लेकर ऊपर तक देखते हुए कहा, क्या खास है तुम्हें? ऐसा मुझे समझ नहीं आया। तुम्हें देखकर तो किसी भी एंगल से नहीं लगता कि तुम कहीं की कोई तोप हो। उसका ताना सुनकर भी अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने पैरों की रफ्तार बढ़ाई और दरवाजे की तरफ जाने लगा। उसे दरवाजे की तरफ जाते देखकर राघव ने अपनी जगह पर खड़े हुए ही कहा, तुम यहां से ऐसे नहीं जा सकते। अमन बिना रुके चलते हुए ही बोला, मुझे यहां से जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं यहां अपनी मर्जी से आया था, अपनी मर्जी से रुका था और अपनी मर्जी से ही जा रहा हूं। उसका जवाब सुनकर राघव गुस्से से कुर्सी पर लात मारते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या समझते हो तुम खुद को? अब तुम्हें मैं बताता हूं, कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती है, तुम उनमें से ही एक हो। ये कहते हुए उसने जोर से चिल्लाकर कहा, विनोद, कुशल। इतना बोलते ही उसके दोनों आदमी, जो थोड़ी देर पहले ही बाहर जाकर दरवाजे के बाहर खड़े हो गए थे, वह भागते हुए कमरे के अंदर आए और राघव की तरफ देखकर बोले, बॉस आपने बुलाया? राघव बोला, इसे यहां से जाने की बहुत जल्दी है। मेरे कहने के बावजूद भी ये यहां पर नहीं रुक रहा है। जरा इसे रोकने में मेरी मदद करना। यह कहते हुए राघव ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। राघव की बात सुनकर अमन शांत ही खड़ा रहा। तभी राघव ने उसे देखते हुए मजाक उड़ाने के लहजे में कहा, क्यों, अब नहीं जाना? जाओ। अमन ने उसकी बात सुनकर उससे अपनी नजरें हटाई और घूमकर जाने लगा। राघव को उसका यह ठंडा बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि अमन उसे एटीट्यूड दे रहा है। यह देखकर राघव का गुस्सा और भी बढ़ गया। अमन ने कुछ ही कदम रखे थे कि तभी राघव का आदमी कुशल उसकी तरफ लपका। अमन ने उसे अपनी तरफ आते देख लिया था। वो अपना बचाव करते हुए 2 कदम पीछे हट गया। दूसरी तरफ से दूसरा आदमी विनोद भी उसकी तरफ आने लगा। राघव वहां खड़ा अमन को उनसे बचते हुए देख रहा था। उसने ध्यान से अमन के हर एक मूव को देखा। अमन सिर्फ उन दोनों से बचने की कोशिश कर रहा था। उसने एक बार भी उन दोनों पर अटैक नहीं किया था। उसने अभी तक जितनी भी मूव किए थे वह सिर्फ अपने बचाव में थे। यह देख राघव चुपचाप उसकी तरफ बढ़ा। वो इतनी शांति से अमन की तरफ आया था कि उसके खुद के आदमियों को भी उसके आने का पता नहीं चला था। उसने अमन का ध्यान दूसरी तरफ देखकर एक जोरदार घूंसा बनाया और उस पर वार करने के लिए तैयार हो गया। उसने जैसे ही घूंसा बनाकर उस पर वार करना चाहा कि तभी अमन ने उसका वार अपने हाथ से रोक लिया। राघव को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सबसे जोरदार वार, जिसे आज तक कोई भी नहीं रोक पाया है, उसे अमन ने इतनी आसानी से रोक लिया। और अमन को यह कैसे पता चला कि राघव उसकी तरफ बढ़ रहा है, जबकि उसका ध्यान तो कुशल और विनोद पर था। यह देखकर राघव हैरान हो गया। राघव ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और वो 2 कदम पीछे हटते हुए बोला, तुम्हें यहां से जाना है ना? ठीक है, मेरे साथ 2-2 हाथ करो, जीतो और जाओ यहां से। राघव ने उसे खुला चैलेंज कर दिया था। ये देखकर अमन ने एक नजर विनोद और कुशल पर डाली, जो अभी भी उससे लड़ने के लिए तैयार खड़े थे, और वही राघव भी उससे चैलेंज कर रहा था। अमन ने अपने हाथ से उसका हाथ नीचे करते हुए कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन अगर मैं जीता तो क्या? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम जीते तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा गुलाम, कभी तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा। यह सुनकर अमन भी धीरे से मुस्कुरा दिया और बोला, तो याद रखना अपनी बात, इसे भूलने के बारे में सोचना भी मत। राघव ने अपने दोनों आदमियों की तरफ देखते हुए कहा, राघव ने एक वादा जो एक बार कर दिया वो उसे कभी नहीं भूलता। तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे अपनी असलियत मुझे बताकर जिंदगी भर मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। ये सुनकर अमन भी मुस्कुरा दिया।
अब तक अमन समझ चुका था कि उसके पास अब राघव से लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। राघव और उसके आदमी दोनों ही उसे यहां से ऐसे ही नहीं जाने देंगे, और अब अगर उसे यहां से ऐसे ही जाना है तो उसे उन लोगों को अपनी असलियत बतानी होगी, जो अमन उन्हें बताना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। कुछ सोचकर वो अपनी पोजीशन लेते हुए लड़ने के लिए तैयार हो गया। थोड़ी ही देर में वह प्राइवेट VIP रूम लड़ने की एक जगह बन चुकी थी। राघव ने अपना हाथ उठाकर घूंसा बनाया और अमन के मुंह पर मारना चाहा, लेकिन अमन ने एक हाथ से ही उसके घूंसे को रोक दिया। यह देखकर राघव हैरान हो गया। उसने जल्दी से अपना दूसरा हाथ उठाया और वो अमन के मुंह पर मारने ही वाला था कि तभी अमन उसके घूंसे से बचते हुए एक साइड हट गया। अमन की तेजी देखकर राघव के साथ साथ उसके आदमी भी हैरान थे। आज तक ऐसा कोई भी नहीं था जो राघव के हाथों से बच पाया था। देखते ही देखते उन दोनों की लड़ाई बढ़ने लगी थी। वहां एक के बाद एक एक्शन सीन चल रहे थे। कभी चेयर टूटती तो कभी टेबल पर एक दूसरे को पटक कर वो लड़ते। लेकिन मजे की बात यह थी कि अभी तक अमन ने एक बार भी राघव पर वार नहीं किया था। वह केवल राघव के वार से खुद को बचा रहा था, उस पर पलटवार नहीं कर रहा था। यह देखकर राघव को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। आखिर कैसे कैसे अमन उसके हर एक अटैक से बच रहा है। देखते ही देखते राघव ने अपनी पूरी जी जान लगाकर अमन पर अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक वह एक भी बार अमन पर अटैक नहीं कर पाया था। वो पूरा भीग कर पसीने से लथपथ हो चुका था, और वही अमन अभी भी काफी रिलैक्स लग रहा था। वो केवल खुद को राघव के वार से बचाने की कोशिश कर रहा था। अभी तक एक बार भी उसने राघव पर वार नहीं किया था। ये सोचकर ही राघव का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा था। राघव ने गुस्से में अमन पर अटैक करते हुए पूरी ताकत के साथ अपने पैरों को हवा में उछालकर अमन को मारने की कोशिश की, लेकिन अमन ने एक ही बार में उसे जमीन पर मुंह के बल गिरा दिया। अमन ने अभी भी ये वार उसे मारने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए किया था। यह देखकर राघव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह आदमी करना क्या चाहता है। उसने लड़ते हुए ही गुस्से से कहा, आखिर तुम दिखाना क्या चाहते हो? यही कि तुमने मुझ पर अब तक एक बार भी वार नहीं किया है। यह सुनकर भी अमन के ठंडे से चेहरे पर कोई भाव नहीं आए। उसने एक बार फिर राघव के वार को रोकते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल दिया और राघव की बात का कोई जवाब ना देते हुए वहां पर चुपचाप खड़ा रहा। उसे चुप खड़ा देखकर राघव गुस्से से चीखते हुए उसकी तरफ बढ़ा और उसका कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, बता बे कौन है तू? जल्दी बता। तूने मेरे आदमियों को इतनी आसानी से मौत दे दी। इसका मतलब तू कोई आम आदमी तो बिल्कुल नहीं है। तेरे पास पावर है, इस बात का यकीन तो मुझे हो गया है। उसकी बात सुनकर अमन ने अपने हाथों को एकदम से झटका, जिससे राघव काफी दूरी पर जाकर गिरा। राघव को गिरता देखकर उसके दोनों आदमी अमन की तरफ भागे, लेकिन तभी बड़ी फुर्ती के साथ अमन ने उन दोनों को एक साथ अपने दोनों हाथों से पंच किया, जिससे दोनों अमन के अदल बदल जाकर गिरे। उन्हें गिरा देख अमन ने अपनी गर्दन स्ट्रेच की और उनको घूरते हुए वहां पड़ी एक चेयर उठाई। उसे सीधा कर बड़े स्टाइल से वो उस पर बैठकर अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए राघव से बोला, तुम्हारे चैलेंज के मुताबिक तुम हार चुके हो, तो अब वो करो जिसका तुमने वादा किया था। ये सुनकर राघव के चेहरे पर अभी तक जो गुस्सा था वह गायब हो चुका था। उसे अमन की बातें, उसका अंदाज अब सब सही लगने लगा था। राघव अपनी जगह से खड़ा होकर धीरे धीरे अमन के पास आया। अमन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। अमन के चेहरे पर इस समय कोई भी भाव नहीं थे, लेकिन राघव का चेहरा अचानक से खिल उठा था। उसका चेहरा इस समय ऐसे चमक रहा था जैसे उसे कोई कीमती खजाना मिल गया हो। राघव ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अमन को देखा। वहीं दूसरी तरफ अदिति, आरोही और आरी तीनों वापस अदिति के घर लौट आए थे। आरी कुछ उदास लग रही थी। वो आरोही के अमन के प्रति बर्ताव से मन ही मन खुश नहीं थी। वह बहुत कुछ आरोही से कहना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह शुरू कैसे करें। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर आरोही को याद आया कि आरी कितने समय बाद उससे मिलने के लिए यहां पर आई थी और उसने उसे बेवजह ही परेशान कर दिया। तभी आरोही की तरफ देखकर आरी ने कहा, हम यहां क्यों आए हैं? अपने घर चलो। उसका सवाल सुनकर आरोही को कुछ याद आया। वो तो इस पूरी बहस में यह बात भूल ही चुकी थी कि आरी उसके और उसके पेरेंट्स के बीच में हुई बहस के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं जानती है। उसने मन ही मन कहा, ओ नो, मैं तो इस बारे में बिल्कुल भूल ही गई थी। अब मैं इसे क्या जवाब दूं? उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। आरोही ने बात बदलते हुए कहा, आरी, अभी तुम्हें जाना चाहिए। मेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। उसकी यह बात सुनकर आरी ने मुंह बनाया और आरोही की तरफ देखते हुए बोली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं आरोही। ये सुनकर आरोही ने उसकी तरफ देखा। आरी तुरंत बोली, माना कि तुम मेरी बड़ी बहन हो,
लेकिन मुझे तुम्हारा आज का बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसकी बात सुनकर आरोही ने हैरानी से आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखा। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि आरी क्या कहना चाहती है। आरी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुमने जो कुछ भी आज अमन के साथ किया, मुझे लगता है वो तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। चाहे तुम दोनों के बीच में कितनी भी दूरियां क्यों ना हो, लेकिन ये सब एक कमरे की चार दीवारी के पीछे ही अच्छी लगती हैं। तुम इस तरह से सबके सामने उसको बेइज्जत नहीं कर सकती। आरी की बात सुनकर आरोही, जो पहले से ही गुस्से में थी, उसने थोड़ा गुस्से से आरी से कहा, तुम कहना क्या चाहती हो आरी? क्या आज जो कुछ हुआ वो सब मेरी गलती है? आरी ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं इसमें तुम्हारी गलती नहीं बता रही, लेकिन तुम खुद सोचो, क्या सोचकर तुमने अमन को वहां अकेले छोड़ दिया? ये करने से पहले क्या तुमने एक बार भी उसके बारे में सोचा? क्या उसने तुमसे कहा था उसको वहां अपने साथ ले जाने के लिए? क्या तुमने उसे वहां अकेले छोड़ने से पहले एक बार भी सोचा कि कहां से लाएगा वो इतने पैसे? ये सब सवाल सुनकर आरोही आरी पर चिल्लाई, बस आरी बहुत हो गया, और तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। मैं तुम्हारी बहन हूं, वो नहीं भूल गई हो क्या तुम? यह सुनकर आरी ने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा, सही कहा तुमने, इसीलिए मैंने तुमसे ये सारी बातें वहां नहीं कही, क्योंकि तुम मेरी बहन हो और इसलिए मुझे तुम्हारी इज्जत की परवाह है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जिसे अपने पति की कोई परवाह ही नहीं है। जरा खुद से पूछो, क्या तुमने एक बार भी अमन के बारे में सोचा? अरे तुमसे अच्छा तो वो है, वो तो तुम्हें इस सिचुएशन में छोड़कर नहीं गया था, लेकिन तुम उसे ऐसे ही छोड़कर आ गई क्यों? आरी को अमन की इतनी तरफदारी करते देखकर आरोही का दिमाग खराब हो गया था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आरी ये सारी बातें उससे कैसे कह सकती है। वो जानती ही क्या है उन दोनों के बारे में। उसने गुस्से से आरी पर चीखते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो आरी, आखिर तुम जानती ही क्या हो हम दोनों के बारे में? उसकी वजह से मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, अपना घर छोड़ना पड़ा। सिर्फ उसकी वजह से मेरे माँ बाप ने मुझे मेरे ही घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया है, और इससे भी ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है कि इस समय मेरे सिर पर एक छत तक नहीं है। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन मेरी जगह अगर तुम होती तो आज तुम्हें मेरी सिचुएशन समझ में आती। ये कहते हुए आरोही इमोशनल हो गई थी। उसने अपने आप को रोने से रोका और अपने कमरे की तरफ चली गई। अदिति, जो बहुत देर से खड़ी उन दोनों की बातों को सुन रही थी, उसने जब सिचुएशन को बिगड़ते हुए देखा तो वो जल्दी से आरी के पास आई, जो आरोही की बातों को सुनकर हैरान हो गई थी। अदिति को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस समय आरी से क्या कहना चाहिए। उसने आरी का हाथ पकड़ते हुए कहा, आरी छोड़ो तुम ये सब बातें, आओ यहां पर आकर बैठो। ये कहते हुए अदिति ने आरी को पास में ही पड़े सोफे पर बैठा दिया। आरी अपनी किसी अलग ही सोच में गुम थी। उसे सोच में देखकर अदिति ने कहा, इतना मत सोचो। आरी ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए उससे सवाल किया, क्या तुम जानती हो कि मेरे पेरेंट्स ने आरोही को घर से बाहर क्यों निकाल दिया है? ये सुनकर अदिति ने उसकी तरफ देखा और बोली, इसकी वजह शायद अमन है। असली बात क्या है वो तो मैं भी नहीं जानती हूं, लेकिन जहां तक मैं उसकी बातों को समझ पाई हूं, मुझे लगता है कि यह अमन की वजह से ही हुआ है। यह सुनकर आरी ने अदिति को देखते हुए कहा, एक बात पूछूं? अदिति ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। आरी ने अपना सवाल पूछते हुए उससे कहा, अमन और आरोही कितने टाइम से तुम्हारे घर पर रह रहे हैं? यह सुनकर अदिति ने जवाब देते हुए कहा, काफी दिनों से। यह सुनकर आरी हैरान रह गई। उसने दूसरा सवाल पूछते हुए कहा, क्या अमन और आरोही के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? आरी उसके सवाल का जवाब देते हुए बोली, जहां तक मुझे उन दोनों के बारे में पता चला है, शायद उन दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं है। बाकी तुम मुझसे कोई सवाल मत पूछो। अच्छा होगा अगर अपने सभी सवालों के जवाब तुम आरोही से ही पूछो तो। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के उस वीआईपी रूम में अमन और राघव एक दूसरे के आमने सामने कुर्सी पर बैठे थे। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सुनने के लिए मैं चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन करें। सब लिंक डिस्क्रिप्शन में।